All right, I think now we can start off. First of all, let me welcome all the participants who've joined in today. I hope that we all understand and we know the kind of sensitive issue that we're going to address today. The situation that a lot of women, unfortunately, are facing in India and also across the globe, it's very disheartening. And to understand the entire picture and the entire situation, we have the speaker for today's session, Ms. Manisha Gulati. And just to introduce ma'am a little bit, ma'am joined her office as chairperson of Punjab State Women's Commission in March 2018. And ever since then, she's been on the field helping women, and she's ensuring that women are in a safe society. So thank you everyone for joining. Thank you, ma'am, for agreeing to doing this. We are really happy to have you. And I also hope that we are able to discuss all the questions that the participants might have. I myself have a lot of questions. Also, for the ease of this session, because we've received entries from across India, so we'll be keeping it both in Hindi and English so that there are no barriers of language. And ma'am, if you agree, can we start? हम शुरू कर सकते हैं? Can the co-host please ensure that ma'am is on is unmuted? I think she's right now on mute. All right, all right. Okay. तो मैम, if you could just tell us किस तरह की complaints आई हैं जब से lockdown start हुआ है? Has the number of complaints you've been receiving gone up? And what was the genre of complaints? मतलब domestic violence की complaints आ रही हैं या उसके अलावा भी और भी किसी तरह की complaints आ रही हैं? So if you could first of all tell us about that. हेलो एवरीवन, हेलो आरुषि। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज आप सब लोगों से जो तुमने ये एफर्ट्स किया है, तो थैंक यू सो मच। अभी ये 23 मार्च के बाद जो लॉकडाउन हुआ है पूरी दुनिया में ही, तो हम पंजाब की क्या, हम पूरे इंडिया की बात करेंगे, क्योंकि पंजाब स्टेट से भी बहुत सारे बच्चे बाहर हैं, बहुत सारे बॉयज़ बाहर हैं, बहुत सारी गर्ल बाहर हैं, फैमिलीज बाहर सेटल्ड हैं। तो हमें सबसे ज़्यादा जो कंप्लेंट्स आ रही हैं डोमेस्टिक वायलेंस की आ रही हैं, कि वायलेंस बहुत बढ़ गई है। इवन पूरे वर्ल्ड में ही इस टाइम पे जो रेशो निकल के आ रही है डोमेस्टिक वायलेंस की, इंक्रीज हुई है। पर कंपैरेटिव इंडिया, जहाँ पहले से ही मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी है, तो वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इवन हमारी जो पुलिस डिपार्टमेंट का जो 112 नंबर है, उस पर भी 30% इंक्रीज हुई है कंप्लेंट्स आनी। तो बहुत सारी कंप्लेंट्स डोमेस्टिक वायलेंस की है। कुछ केसेस में डॉरी से रिलेटेड भी है कि लेडीज को पूरी मेल कम्युनिटी घर पे बैठी हुई है, डॉरी से रिलेटेड भी प्रॉब्लम आई है। कुछ लड़कियों से उनके बच्चे भी छीन लिए गए और उनको घर से बाहर निकाल दिया गया। तो ऐसी है, मेन ज्यादा वायलेंस की है, डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट्स। तो मैम, आपको ऐसा मतलब ऐसा क्या गलत है हमारी सोसाइटी में या फैमिलीज के माइंडसेट में जिसकी वजह से औरतों को इस चीज का, डोमेस्टिक वायलेंस का, डाउरी का या किसी भी तरह के टॉर्चर का, हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है? व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन दैट दे हैव टू सफर थ्रू ऑल दिस? देखिए, ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है, रीजन है, और भी जो इश्यूज हैं, हमारी इंडियन सोसाइटी है जो शुरू से ही, हमारे जो पेरेंट्स हैं या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जब ये शुरू होता है, बच्चे की परवरिश शुरू होती है, शुरू से ही मेल और फीमेल में एक फर्क करना शुरू कर देते हैं कि मेल सुपीरियर है। फीमेल को हमेशा से ही, बचपन से ही उनको कि डाउन डाउन डाउन, उनको रूल्स रेगुलेशन समझाए जाते हैं कि आपकी सीमा ये है, आपकी सीमा है, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। तो उनकी कुछ जो तय कर दिए जाते हैं फैमिली द्वारा ही। तो बॉयज है, हर आज के जो बच्चे हैं, हमारे आज के बॉयज हैं, यंग बॉयज हैं, हर लड़का अपनी मदर को देखता है कि वो कैसे घर में रूल कर रही है, ये कैसे उसकी परवरिश हुई है। तो बच्चे बचपन से ही देखते आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये चीजें बहुत बच्चों की लाइफ में मैटर करती हैं। तो वहीं से ये सब शुरू होता है। और हमारी जो लड़कियां हैं या पेरेंट्स बच्चों को, लड़कियों को जिस हिसाब से, जिस तरह से उनकी परवरिश करते हैं कि आपकी शादी हो जानी है, आपको अगले घर एक फैमिली में जाना है,
तो आपका घर वही है। तो कुछ रीजंस ये हैं, पर आज की अगर हम यूथ की आज की बात करते हैं, आज भी कहीं ना कहीं जो लड़कियों को पता है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स, हमारे राइट्स क्या हैं, ये कितने परसेंट लड़कियां बाहर निकल के खुल के आ पा रही हैं, या कितने परसेंट, मैं ये नहीं कहती कि यहाँ लड़कियों के साथ ही होता है, कुछ बॉयज के साथ भी जस्टिस नहीं हो पाता, कहीं जगह लड़कियां भी फेयर नहीं है। क्योंकि एज ए कमीशन की चेयरपर्सन मैंने कुछ केसेस में पाया है कि लड़कियां भी गलत है। तो ये मिला जुला रिएक्शन है, कुछ कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी को भी इसमें चेंज होना पड़ेगा। यूथ का बहुत सारा सपोर्ट चाहिए, कुछ अवेयरनेस चाहिए। तो बहुत सारे कॉज हैं, हमें इन पे काम करना पड़ेगा। डेफिनेटली यूथ के सपोर्ट से कहीं ना कहीं बेटरमेंट आने वाले समय में जरूर होगी। राइट मैम, आपने बिल्कुल करेक्टली पॉइंट आउट किया कि कुछ औरतें ऐसी भी हैं जो अपनी पावर्स का, या जिस तरह हमारा, अगर हम कहें लॉज जो है वो विमेन को किसी भी तरह से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उसका मिसयूज करती हैं। तो आई विल कम बैक टू दैट क्वेश्चन। मैं ज़रूर वो उसके बारे में भी आपसे और जानना चाहूँगी, सुनना चाहूँगी कि किस तरह मिसयूज किया जाता है और उसको हम कैसे बचा सकते हैं। बट उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि कमीशन ने ऐसे कौन से स्टेप्स लिए हैं जिससे हम इंश्योर कर सकें कि लॉकडाउन की सिचुएशन में एंड सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म में हम ये सब फॉलो करते हुए भी हम विमेन की सिक्योरिटी इंश्योर कर सकें। एंड ऑल्सो जब एक कहते हैं कि एक औरत के लिए उसका परिवार जो है वही एक सेफ हाउस बन जाता है जब उसका ससुराल उसको एक अच्छी कंडीशन नहीं दे पा रहा है, बट लॉकडाउन की सिचुएशन में वो अपने घर भी वापस नहीं जा पा रही है। तो व्हाट इज द step that commission has taken towards that for ensuring that women are in a secure position? जब ये आफ्टर 23rd हमने देखा कि हमें लगातार 35 के जो एक नंबर्स 35 तक हमें मेल आई पढ़ी लिखी लड़कियों की, जो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, फर्स्ट टाइम ऐसी हमें कंप्लेंट्स आई हैं। उसमें कुछ लेक्चरार थी, कुछ डॉक्टर थी, हाई एजुकेटेड गर्ल्स जो अब जॉब करती थी, घर पे बैठी हुई हैं, उनके साथ वायलेंस हुई। उन लड़कियों ने हमको मेल की कि उनके साथ उनके कुछ एक कंप्लेंट्स में था कि हस्बैंड कोरोना कोरोना कह के बुला रहे हैं। तो इस तरह की कंप्लेंट्स, उसके बाद हमने सोचा कि जो रूरल एरिया में विलेजेस है, जितना हम एज ए कमीशन की चेयरपर्सन चार्ज लेने के बाद मैं काम कर पाई हूँ, हमने जितनी अवेयरनेस रूरल एरियाज में जहाँ तक पहुँच पाए हैं, हमने उन लड़कियों की हेल्प करने के लिए अपना एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया। वो हेल्पलाइन नंबर जारी करने के बाद ही हमने मीडिया के साथ कॉन्टैक्ट किया, हमने पूरे पंजाब के पुलिस डिपार्टमेंट के साथ कॉन्टैक्ट किया। उनको भी हमने थोड़ा उनको समझाया कि आपको इस तरफ भी ध्यान देना होगा कि लेडीज के साथ वायलेंस बढ़ रही है। पंजाब के मैंने डीजीपी से बात की, तो हमें 25 से 30 कॉल डेली की उस नंबर पर, हेल्पलाइन नंबर पर आ रही है। हेल्पलाइन नंबर पर अब कॉल आ रही है। अब मेन है कि सोशल डिस्टेंसिंग का हम रखते हुए कि कैसे लड़कियों तक पहुंचे। तो पुलिस ने अपने प्रिकॉशंस लेते हुए, जिसकी सारे पुलिस के पंजाब के ऑफिसर्स मेरे साथ मेरे फ़ोन पे व्हाट्सएप पे हैं, हम उनको कंप्लेंट्स व्हाट्सएप करते थे। मैं गर्ल्स से कंप्लेंट व्हाट्सएप पे ही लेती थी। कुछ मेल की भी कंप्लेंट आई, ऐसा नहीं है, कुछ मेल की भी मुझे कंप्लेंट आई। तो पर हमने उनकी पूरी हेल्प की और रिव्यू भी साथ में लेते रहे कि पुलिस ने उनकी हेल्प की। मैं कंप्लेनेंट से भी बात करती रही, पुलिस ऑफिसर्स के टच में भी रही। मोस्ट ऑफ द कंप्लेंट्स हमने सॉर्ट आउट भी की है। राइट मैम, बट मुझे जो आज तक लगता है कि वो ये कमी है शेल्टर होम्स की। तो अगर क्या ये आपकी पार के अंडर है, या क्या आप इसके लिए कुछ कर सकते हो कि हम शेल्टर होम्स डेवलप करवा सकें ऐसी औरतों के लिए जो अगर अपने घर से, ससुराल से या अपने मैरिड होम से निकल के वो ऐसे एक सुरक्षित जगह पे जाना चाहते तो वो जा सके। तो व्हाट इज योर टेक ऑन द डेवलपमेंट ऑफ सच शेल्टर होम्स? जो शेल्टर होम है वो सोशल सिक्योरिटी मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं। मिनिस्ट्री ने वन स्टॉप सेंटर, आंगनबाड़ी सेंटर बनाए हुए हैं ऑलरेडी। पर ये ड्यूरिंग लॉकडाउन कोरोना, मुझे नहीं पता वहाँ की एक्टिविटीज़ क्या है, पर हमारे पास भी ऐसी कंप्लेंट्स आई कि एक लड़की को रात को बाहर निकाल दिया गया। तो हमने लड़की ने, पड़ोसियों ने हमें कोऑर्डिनेट किया, हमने उसको हेल्प प्रोवाइड करवाई इमीडिएटली। और एक और कंप्लेंट आई थी कपूरथला से, पंजाब के कपूरथला डिस्ट्रिक्ट से, वहाँ पर भी सेम ऐसा ही केस था, तो हमने उनको हेल्प करवाई। हम सोशल सिक्योरिटी, क्योंकि हमारी कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, तो हमारी कमीशन में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, पर हमारा कोऑर्डिनेट सरकार के साथ
शेल्टर होम्स के साथ, सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के साथ चलता रहता है। वो हमारे टच में है। अगर हमारे पास कुछ ऐसी कंप्लेंट्स या जिनको नीड हेल्प चाहिए होती है, वी आर ऑलवेज रेडी। राइट, राइट मैम। तो मैम, जैसे लॉकडाउन एक बिना पहले किसी को भी चेतावनी दिए एकदम से अप्लाई कर दिया गया, स्टार्ट कर दिया गया, तो ऐसी कौन सी आपको लगता है ऐसे कौन से और डिसीजन हो सकते थे जो वेल प्लान तरीके से अगर लिए जाते तो हम शायद जो ये इंक्रीज ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है या जो भी क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन इंक्रीज हुए हैं, हम उनको थोड़ा वॉच रख सकते। ऐसे क्या मेजर्स हमारी गवर्नमेंट को लेने चाहिए थे? देखो आरुषि, ये जो डिसीजन होता है ये सरकार का डिसीजन होता है। वी कैन गिव ओनली सजेशन टू गवर्नमेंट कि आप ये कर सकते थे, क्योंकि हमारी कमीशन एक वुमेन राइट्स के लिए काम करती है। वुमेन कम्युनिटी, उनके जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स है उनके लिए काम करती है। हाँ, हम सरकार को सजेशन दे सकते थे कि इस पर अगर पहले से थोड़ा सा प्लानिंग करके अगर वो बनाते। जो बच्चे हमारे, कुछ बच्चे बाहर फंसे हुए थे, कुछ और स्टेट में लोग फंसे हुए थे, उनके लिए प्लानिंग करते। पर ये डिसीजन जो भी है सरकार का ही था। उनके अपने बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, तो ये मेन रोल गवर्नमेंट का था। जी मैम, अब मैं आपके उसी क्वेश्चन पे वापस आना चाहती हूँ कि कुछ ऐसी औरतें हैं जो मिसयूज कर रही हैं अपने पावर्स को, जिन्हें पता है, उसकी वजह से ऐसी एक मुहिम उठ जाती है कि शुड देयर बी अ मेंस कमीशन ऑल्सो, या फिर एक डिमांड आती है कि जेंडर न्यूट्रल लॉज होने चाहिए इंडिया में। तो क्या आपको लगता है इंडिया रेडी है जेंडर न्यूट्रल लॉज के लिए? क्या हम उस स्टेज पे हैं? देखिए, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। मैं इससे एग्री करती हूँ कि जेंडर न्यूट्रल लॉ इंडिया में होना चाहिए। इवन 2013 में भी लाया गया था इसको पार्लियामेंट में। फिर 2019 में हमारे जो एक सीनियर वकील है KTS तुलसी, वो फिर एक प्रस्ताव लेके आए। बड़ा ही ये एक हिस्टोरिकल डे था उस दिन, जिस दिन वो प्रस्ताव लेके आए। पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ऐसे मुद्दों पर राजनीतिक पार्टियां, कुछ विरोधी लोग खड़े हो जाते हैं कि जो नहीं होना चाहिए। ये इंडिया के लिए बड़े गौरव की बात होगी, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेल के साथ भी नाइंसाफी होती है। उनको भी, जो गर्ल को फेस करना पड़ता है, वो मेल कम्युनिटी को भी फेस करना पड़ता है। पर हमारा जो इंडिया का ये स्ट्रक्चर है, जो सिस्टम शुरू से सेट हुआ हुआ है कि जितनी ये राइट्स है गर्ल्स के लिए, इवन निर्भया कांड के बाद जो एक बड़ा रेप हुआ था निंदनीय 2013 में, उसके बाद भी 375 में भी कुछ अमेंडमेंट्स की गई कानून में अमेंडमेंट्स की गई। बट मेरा आज भी यही कहना है कि मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करती हूँ कि जेंडर न्यूट्रल लॉ डेफिनेटली आना चाहिए मेल लोगों के लिए भी। मेरी कमीशन में कई बार फॉल्स कंप्लेंट्स आती हैं। कुछ बच्चे बेचारे इनोसेंट होते हैं, कुछ गर्ल्स अपना वुमेन कार्ड प्ले करती हैं। बट मैंने उन बच्चों की ज़रूर मदद की है। मैं उन फैमिलीज को भी सपोर्ट करती हूँ। मैंने ऐसा कुछ होने नहीं दिया। बीइंग अपनी पर्सनालिटी के कारण मैंने जो भी अपनी चेयर के साथ मैंने जस्टिस किया। बट मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करती हूँ कि वन डे हमारा यूथ ही ये कर सकता है। और अभी जब निर्भया कांड हुआ था 375 में जो चेंजेस आई थी, वो हमारे यूथ की वजह से आई थी कि उस टाइम इतना ज्यादा शोर मचा था। आज फिर उसी जज्बे की जरूरत है कि ये जेंडर इक्वालिटी रूल आना चाहिए। राइट मैम, बहुत अच्छा लगता है ऐसा सुन के कि होल्डिंग सच एन अथॉरिटेटिव एंड एन इम्पॉर्टेंट पोजीशन, आप ध्यान रख रहे हो कि किसी के साथ भी गलत ना हो, जस्टिस हर तरीके से सर्व हो। बट मैम, एक नॉर्म है हमारी कंट्री में विक्टिम शेमिंग का, या जिसे हम कहते हैं विक्टिम ब्लेमिंग का। उसमें क्या होता है कि जो विक्टिम है, अगर कोई औरत है, तो उसी के ऊपर उंगलियां उठाई जाती हैं, उसी से सवाल पूछे जाते हैं कि तुमने क्या गलत किया, तुम उस समय क्या कर रही थी। तो अभी उससे डील करने के लिए, या उसको आपने कितना देखा है कमीशन के केसेस में, एंड व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस होल स्ट्रक्चर ऑफ विक्टिम ब्लेमिंग एंड शेमिंग? देखो अरुषि, मैं इस पे यही कहना चाहूंगी आज के यूथ को कि देखिए, किसी भी लड़की के साथ अगर सडनली बुरा होता है जिसमें वो इनोसेंट होती है, तो उसमें उसका कोई दोष नहीं है। कोई भी लड़की ये नहीं कहती कि मेरे साथ कुछ इनोसेंट या ऐसे मेरे साथ बुरा हो। अगर किसी ने बाय डेस्टिनी उसके साथ बुरा हो भी गया है, तो सबसे पहले फैमिली को उसको सपोर्ट करना चाहिए। मैंने कुछ केसेस में देखा है कि फैमिली बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती है।
लड़कियां डिप्रेशन में आ जाती हैं, अकेले ही अपने आप में लड़ती रहती हैं। तो मैं हमेशा ही यूथ को, मेरे पास कमीशन में जितने भी केसेस आते हैं, इवन आपने भी देखा होगा, मैं बड़ी काउंसलिंग करती हूँ कि आप इतनी पढ़ी लिखी हो, आप अपने आप को एम्पावर करिए। आपको इन चीजों से बाहर निकलना पड़ेगा। जब तक आप अपने आप को एम्पावर नहीं करेंगी, आप अपनी स्ट्रेंथ को नहीं पहचानेंगी, आपके जो अपने राइट्स हैं आप अपने लिए आवाज नहीं उठाएंगी, तो ये आपको सोसाइटी आपको टारगेट करती ही रहेगी। तो इसके लिए आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना होगा, अपने आप को खुद एम्पावर करना होगा। आपको ये कहना आना चाहिए कि हु केयर्स माय फुट। जब तक हमारी बच्चियां, हमारे बॉयज एक दूसरे को क्रिटिसाइज करना नहीं छोड़ेंगे, ये अपने लिए आवाज उठाना नहीं छोड़ेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे, खुल के हर टॉपिक पे बात नहीं करेंगे, तो ये सोसाइटी आपको करती ही रहेगी, डोमिनेट करती रहेगी। तो ये आपको खुद अपने आप के लिए अपनी आवाज उठानी है। मैम बट कई सिचुएशंस में मतलब ऑफ कोर्स अगर हम एक अर्बन एरिया की बात करें तो शायद वहाँ पे ऐसा सप्रेशन घर से ना मिले, बट जब हम रूरल इंडिया में जाते हैं तो हम देखते हैं कि आज भी औरतों को कई ऐसी बहुत ही पिछड़ी हुई चीज़ों का कई ऐसे विश्वास हैं लोगों के जिनको उनको पालन करना पड़ता है कि वहाँ वो अभी भी खुल के अपने लिए, अपने बच्चों के लिए वो बिल्कुल आवाज़ नहीं उठा सकती हैं। तो उस सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए? देखो, यही बात कहूंगी कि उनके कुछ अपने रिचुअल्स बना लेते हैं वो, कि हम उनको फॉलो कर रहे हैं। पर आज की हमारी जो लड़की है, मैं लड़कियों की जो लाइफ है, उनकी जो लिबर्टी है, आप उसको बांध नहीं सकते। अगर पेरेंट्स अपनी बच्ची को पढ़ा रहे हैं, अपने बेटे को पढ़ा रहे हैं, तो उनको लिबर्टी भी दें, उनको ये स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो अपने लिए आवाज उठाए। आप जबरदस्ती लड़की को पढ़ा लिखा के सिर्फ उसकी शादी करने के लिए ही, और शादी के बाद आपको लगता है कि हमने अपनी जिम्मेदारी निभा दी, तो कहीं ना कहीं ये अवेयरनेस की जरूरत है। पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा, शादी करने के ही उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं हो जाती है। बच्चियों के लिए आवाज उठानी चाहिए, पेरेंट्स को उनकी स्ट्रेंथ बन के ही रहना चाहिए। पर वो स्ट्रेंथ किस पॉजिटिव वे में बनती है या नेगेटिव वे में, क्योंकि मैंने कई बार देखा है फैमिलीज को, वो रूरल की हो या सिटीज की हो, वो कुछ मदर्स को देखा है कि लड़कियों को अपनी जो एडवाइस देती हैं वो रॉन्ग वे में उनकी एडवाइस होती है। तो डिपेंड करता है, हमें अवेयरनेस की इस पे बहुत काम करने की जरूरत है, रूरल एरियाज में बहुत काम करने की जरूरत है। एंड मैम कमीशन ऐसे स्टेप्स लेता है या ले रहा है जिससे अवेयरनेस बढ़े लोगों में, और वो क्या स्टेप्स है अगर ले रहा है तो? बिल्कुल आरुषि, हमने कमीशन के, हमने अब सरपंच लेवल पे एक मुहिम शुरू की है कि हम विलेज टू विलेज पहुंचे, वहाँ के सारे सरपंच के साथ हम जितने भी हैं विलेज टू विलेज हम सेशन करें, आप जैसे यूथ को हम साथ लेके आए। अभी मैं एक सेशन और करने वाली हूँ कि जितनी मास कम्युनिकेशन से बच्चियां जुड़ी हुई हैं, सोशल मीडिया में अपना कैरियर बनाना चाहती हैं, वो हमको एडवाइस दे सकती हैं। मेरे को आज के यूथ को मेरी अपील है तुम्हारे माध्यम से भी, कि वो अपनी सजेशंस हमें भेज सकते हैं कि हम कमीशन और बेटर कैसे अपनी सर्विस दे सकता है। तो हमारा सरकार के साथ भी कोऑर्डिनेट चलता रहता है, सरकार भी हमें बहुत सपोर्ट करती रहती है। हम ये लॉकडाउन की वजह से हमारा थोड़ा प्रोसेस स्लो हो गया है, बट जैसे ही ये पटरी पे आएगी सबकी लाइफ, हम डेफिनेटली इस पे हमारा काम स्पीड पकड़ेगा। राइट मैम, इस जैसे आपने मास कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया एंड ऑल की बात, तो अभी एक रिसेंटली एक केस हुआ था जिसके रिलेटेड मेरे पास दो क्वेश्चंस हैं, तो आप उनको दोनों इकट्ठे एड्रेस कर सकते हैं। केस था मैम बॉयज लॉकर रूम का, आई एम श्योर आपने सुना होगा। एंड उसमें कुछ लड़के थे जिनकी प्राइवेट इंस्टाग्राम चैट सामने आई थी जिसमें वो बहुत ही मिसोजिनिस्टिक कमेंट्स लड़कियों के बारे में पोस्ट कर रहे थे, शेयर कर रहे थे, उनकी तस्वीरें शेयर कर रहे थे, और ऐसे बातें कर रहे थे जिसको सुन के, जिसको पढ़ के हमें लगता है कि हमारा यूथ जो है वो एक गलत ही राह पर है। बट उसके साथ ही कुछ ऐसी उसके बाद तस्वीरें सामने आई जिसको नाम दिया गया गर्ल्स लॉकर रूम, जिसमें कहा गया कि नहीं, लड़कियां भी ऐसे बात करती हैं। तो एक तो ये नंबर वन, सोशल मीडिया का रोल क्या प्ले कर रही है सोशल मीडिया इस टाइम हमारे यूथ के लिए। नंबर टू, इन्वेस्टिगेशन के बाद सामने आया एक डिफरेंट केस में ही कि एक लड़की अपने दोस्तों का टेस्ट लेने के लिए एक नाम, उसने लड़कों का अकाउंट बनाया, उनसे सवाल किए, तो वो एक केस आया। तो सोशल मीडिया का रोल कितना है आज की यूथ की लाइफ में, एंड उससे वो किस तरह डील कर रहे हैं। ऑल्सो लड़के जो अगर वो किसी भी तरह से इस तरह लड़कियों के बारे में बात कर रहे हैं तो उनको आप क्या कहना चाहते हैं?
देखो, जो भी हुआ है मैं उसको बहुत ही गलत मानती हूँ, बहुत निंदा करती हूँ कि ये एक मेट्रो सिटी में एक अच्छी फैमिलीज के बच्चों ने एक बॉय लॉकर रूम का जो हुआ है, जिसमें इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने जो की उसमें निकल के यही आया कि एक लड़की एक लड़के को सिर्फ उसका करेक्टर चेक कर रही थी, जो कि बहुत गलत है। अगर आज आपके पास टेक्नोलॉजी है, आपको आपकी फैमिली एक इतना अच्छा जो फैमिली को नहीं मिला, जो हमें नहीं मिला, हम अपने बच्चों को दे रहे हैं, सोसाइटी आज जो आपको दे रही है, तो उसका आप गलत फायदा उठा के, और एक लड़की ने जो कि अभी बालिग भी नहीं है, बहुत ही गलत काम किया है। पर इसके लिए हम सोशल मीडिया को दोषी नहीं ठहरा सकते। ये सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अब जो टाइम है, वो कहीं हमारे बच्चों को एक अच्छी लाइफ भी दे रहा है, आगे भी लेके जा रहा है। हमने कितनी अचीवमेंट्स कर रही हैं, हमारे बच्चों ने कितने कीर्तिमान कर दिए हैं। तो हम ये उसको दोष नहीं देंगे कि ये सोसाइटी का दोष है या सोशल मीडिया का दोष है या पेरेंट्स ने कहीं ना कहीं, पेरेंट्स दोषी हैं कि उन्होंने अपने बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो कहीं ना सारी बातों को इसमें रोल है थोड़ा थोड़ा, कि पेरेंट्स का भी रोल है कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, पेरेंट्स की कितनी नजर है, पेरेंट्स कितना बच्चों की तरफ ध्यान दे रहे हैं, उनकी सोसाइटी क्या है, उनके फ्रेंड्स के जो ग्रुप बने हुए हैं, बच्चों की एक्टिविटीज क्या है। जब तक बच्चे इंडिपेंडेंट होके सेटल नहीं हो जाते, पेरेंट्स का रोल बहुत महत्वपूर्ण रहता है। स्कूल का भी उतना ही रहता है कि अगर पेरेंट बच्चों की एक्टिविटीज पे या कॉलेज में एक्टिविटीज पे कुछ भी उनको डाउट हो रहा है, तो वो पेरेंट्स के साथ उनकी कम्युनिकेट कैसे चल रही है। तो बहुत सारी बातें, इसमें बहुत सारा काम करने वाला है। पर जो भी हुआ, ये नहीं होना चाहिए, मैं इसकी बहुत निंदा करती हूँ। और बीइंग ए गर्ल, अगर उसने किसी बॉय का करेक्टर चेक करने के लिए ये हरकत की है, तो बहुत गलत बात है। ये बॉयज को भी मैं सपोर्ट करती हूँ, उस लड़के को, कि उसने ये बात, वो खुद ही बात फ्रेंड्स में लेके आया, तो गलत है ये। पेरेंट्स को, आने वाले पेरेंट, अब हमारे आज के यूथ को भी देखना चाहिए कि हम अगर किसी के साथ दोस्ती कर रहे हैं, अगर सोशल मीडिया इतनी एडवांस है, तो कहीं हमें कहीं गलत ट्रैक पे ना ले जाए। हमें आज के बच्चों को और टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए और स्मार्ट बनना पड़ेगा, और पेरेंट्स को भी इस तरफ ध्यान देना पड़ेगा। राइट मैम, इससे मुझे एक क्वेश्चन याद आया कि अभी रिसेंटली हम देख रहे थे कि बिकॉज ऑफ लॉकडाउन इकोनॉमी बहुत नीचे गई, एंड रिसेंटली जब डिसीजन लिए जा रहे थे कि लॉकडाउन किसी तरह लिफ्ट करना है या उससे एग्जिट करना है, तो लिकर शॉप्स ओपन की गई हैं बहुत वेरियस स्टेट्स में। बट जिस दिन लिकर शॉप्स ओपन की गई, उस दिन हमने देखा कि सोशल डिस्टेंसिंग जो एक नॉर्म था उसको बिल्कुल फॉलो नहीं किया किसी ने भी। एंड विच शोज़ कि हमारी जो सोसाइटी है या जितने भी लोग जो भी उस समय शराब खरीदने या लिकर कंजम्पशन के लिए बाहर निकले, तो दैट शोज़ कि लिकर की कितनी डिमांड है हमारी सोसाइटी में। प्लस लिकर प्लेज एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग डोमेस्टिक वायलेंस इन इंटायर इंडिया, एवरीवेयर। तो हम इसको इन दोनों चीज़ों को एक साथ कैसे देख सकते हैं, जब डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ रहा है लिकर कंजम्पशन की वजह से, बट उसी तरफ लिकर की शॉप्स खोल दी गई हैं। तो इज वाज दैट अ करेक्ट क्वेश्चन डिसीजन? राइट, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने अरुषि। देखो, पहली बात तो मैं इस पे ये कहूंगी कि लिकर बैन नहीं है हमारे इंडिया में, लिकर बैन नहीं है। दूसरा, अभी जो ड्यूरिंग लॉकडाउन कंडीशन है कि वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ा हुआ है, मेल कम्युनिटी सारी घर बैठी हुई है, वायलेंस, जहां पर वायलेंस पहले से ही है, तो ऑफ कोर्स लिकर खुलने के बाद अगर वो लोग ड्रिंक करते हैं तो वहां पे वायलेंस डेफिनेटली इंक्रीज होगी। बट मैं इसमें एक बात ये कहूंगी कि हमने ये जो लिकर सरकार ने डिसीजन लिया, हमने सरकार को सजेशन दी थी, ये दी है कमीशन ने, कि आपने जो लिकर की होम डिलीवरी की बात की है, हमने उस पर भी सरकार को सजेशन दी कि आप इसे दोबारा से कंसीडर कर दिए। पर ये पूरी तरह डिसीजन गवर्नमेंट का है, कमीशन ओनली कैन, क्योंकि हमारा काम तब भी यही रहेगा कि हम वायलेंस को रोके, और ये डिसीजन जो भी है गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का डिसीजन होता है। कमीशन कैन ओनली, हम सजेशन दे सकते हैं सरकार को कि आप और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पे ध्यान दीजिए, वायलेंस नहीं बढ़नी चाहिए। और मैं, हमारे पंजाब के जो डीजीपी हैं दिनकर गुप्ता जी, हमारी उनसे बात भी हुई इस मुद्दे पे, उन्होंने हमको आश्वासन दिलाया कि वायलेंस नहीं बढ़ेगी। अगर सरकार ये शराब के ठेके खोलती भी है तो हमारा इस तरफ पूरा ध्यान रहेगा। अदरवाइज जैसे राजस्थान गवर्नमेंट ने एक बार ओपन करके बंद कर दिए,
तो पंजाब में भी सरकार यही करेगी। अगर ऐसा इंक्रीज हुआ जाता है तो हम बैठे ही हैं, हम कमीशन की तरफ से अपनी आवाज उठाएंगे, हम अपनी पंजाब की फीमेल्स के साथ वायलेंस बढ़ने नहीं देंगे। लिकर की वजह से हम सरकार के साथ कम्युनिकेट रखेंगे और अपनी नजर बना के रखेंगे। राइट मैम। मैम मैं अपने लास्ट सेगमेंट की तरफ मूव करती हूँ क्वेश्चंस का, एंड देन हम पार्टिसिपेंट्स से क्वेश्चंस लेंगे फ्रॉम द चैट रूम ऑल्सो एंड फ्रॉम फेसबुक ऑल्सो। मैम अगर आप हमें कमीशन की वर्किंग के बारे में बता सके, फ्रॉम द मोमेंट यू रिसीव अ कंप्लेंट टिल इट्स डिस्पोजल, जब तक उसका डिसीजन आता है, आप कैसे उसको डील करते हैं, क्या कितनी हियरिंग्स होती हैं, और कोर्ट रूम से कितना डिफरेंट है कमीशन का प्रोसीजर, एंड औरतों के लिए क्या स्पेशल या सिक्योरिटी मेजर्स हैं जो कमीशन लेता है? इफ यू कैन एक्सप्लेन द एंटायर प्रोसीजर टू अस। देखो, कमीशन का कोर्ट रूम जैसा ही होता है, जो सिविल कोर्ट बने होते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में सिविल कोर्ट होते हैं, वैसा ही हमारा भी ऑफिस होता है। तो बकायदा सम्मन दिए जाते हैं, सम्मन पुलिस डिपार्टमेंट को भेजे जाते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट जो भी कंप्लेनेंट हमको कंप्लेंट करता है, पहले उसकी इंक्वायरी की जाती है कि वो कोई झूठ तो नहीं बोल रहा, कि झूठे एविडेंस तो नहीं उसने हमें दिए। वो भी हम इंक्वायरी करने के लिए पहले पुलिस को भेजते हैं, इन्वेस्टिगेशन की जाती है, उसके बाद हम सम्मन इशू करते हैं। सम्मन इशू करने के बाद दोनों पार्टियों को बराबर सुना जाता है। ये पूरा ध्यान रखा जाता है कि किसी के साथ जस्टिस, सबके जो है, जो कंप्लेनेंट है उसके साथ जस्टिस हो रहा है, और जिसके खिलाफ कंप्लेंट दिया है कहीं उसके साथ नाइंसाफी तो नहीं हो रही। तो इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है, इंक्वायरी की जाती है। उसके बाद ही कई केसेस में लड़कियों ने भी झूठ बोले हैं, तो हमने बॉयज को भी जस्टिस दिया है। तो इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है। और फिर जब तक केस, कई बार कुछ क्रूशियल मैटर्स होते हैं, हम उनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस डिपार्टमेंट को रेफर कर देते हैं। कोई क्रूशियल केस होते हैं या कहीं हो कि कोर्ट में झगड़े चल रहे होते हैं, तो हम उनमें नहीं कर सकते इंटरफेरेंस, कई जो कोर्ट में केस चल रहे होते हैं, तो पर इन्वेस्टिगेशन पूरी की जाती है। और फिर जो कई कुछ केसेस में पुलिस डिपार्टमेंट से रिपोर्ट मंगवाई जाती है कि इन केसेस के बारे में आप हमें अपनी रिपोर्ट भेजिए इन्वेस्टिगेशन करके। जब तक रिपोर्ट नहीं आती, रिव्यू भी लिए जाते हैं। तो पूरा प्रोसीडिंग कोर्ट जैसी ही है हमारी, पर ये है कि कोर्ट में टाइम लगता है। हमारे यहाँ विद इन ए मंथ एक मैटर खत्म हो जाता है। ओके, तो मतलब एक हियरिंग खत्म होने का आपके यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा टाइम, या कम से कम, मतलब जैसे भी आप बताएंगे, वो 1 महीना रहता है। सो 1 मंथ में यू कुछ डिसाइड द केस। कुछ केसेस में आरुषि कंप्रोमाइज भी हो जाता है। मैंने जब से कमीशन का चार्ज संभाला है, मैंने 35 गर्ल्स के घर रीसेटल कर दिए हैं। डाइवोर्स के स्टेज पे थे वो, उनकी काउंसलिंग की, मैंने उनको समझाया। कुछ केसेस में लड़कियों की गलती निकली, कुछ केसेस में बॉयज की निकली, कुछ केसेस में फैमिली इंटरफेरेंस निकली, उनकी काउंसलिंग की गई, रीसेटल घर कर दिए गए। तो मोस्ट मेरी यही कोशिश रहती है। इवन मैंने पुलिस डिपार्टमेंट से भी रिक्वेस्ट की, मैं डीजीपी को भी मिली, कि आप एफआईआर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर एक बार एफआईआर हो जाती है, अगर लड़की कंप्लेंट करती है, तो रीसेटल होने का स्कोप खत्म हो जाता है। तो मेरी यही कोशिश होती है कि अगर कोई मैरिटल डिस्प्यूट है या फैमिली डिस्प्यूट है, तो थाने तक फैमिलीज ना पहुंचे, एफआईआर ना हो, थ्रू काउंसलिंग ही हमारे ऑफिस से ये केस सेटल हो जाए। मेरी कोशिश यही रहती है। वेरी राइट मैम। इसी में मैं ऐड करना चाहती हूँ कि हमारा जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट भी बनाया गया था, उसको भी फॉर्म करने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि औरतें जब भी कंप्लेंट लेके आती थी डोमेस्टिक वायलेंस की, उनका यही कहना था कि हम डिवोर्स नहीं चाहते हैं, बस हम वी वांट कि जो वायलेंस है वो खत्म हो जाए। तो यस, इट इज़ वेरी पॉजिटिव टू सी दैट यू आर ऑल्सो अप कीपिंग दैट स्पिरिट कि किसी का मैट्रिमोनियल हाउस नहीं खराब होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम जो ह्यूमन राइट्स हैं वो भी किसी के वायलेट नहीं होने चाहिए। जी मैम जी। अगर कोई अनोनिमसली कंप्लेंट करना चाहे, कोई औरत सामने नहीं आना चाहती, वो बिना अपना नाम डिस्क्लोज किए कंप्लेंट करना चाहती है, तो आप उस केस में कैसे कंप्लेंट्स को आगे प्रोसीड करते हैं? बिल्कुल, हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे केसेस आते हैं कि लड़की कहती है, वो बताती है, तो हमने कई सॉल्व भी किए हैं, या वो हमसे फ़ोन पे बात कर देती है, उसका नाम छुपा लिया जाता है। और अगर कोई हमें ऐसी कंप्लेंट भेज भी देता है कि अपना नाम मेंशन किए बिना, तब भी हम उसकी लोकेशन ढूंढ के, कि हमें पता लगा, हम पुलिस को वो सौंप देते हैं। हमारी एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पुलिस ही है,
तो खुफिया जो तंत्र है पुलिस का, तो हम हेल्प कई केस हमने सॉल्व किए हैं ऐसे। और अगर कोई कंप्लेनेंट हमें कंप्लेंट देती है, एक मीडिया हाउस से ही लास्ट ईयर मेरे को कंप्लेंट आई थी, तो लड़की का कहना था कि मेरा नाम लिए आप मेरा नाम छुपा के मेरी हेल्प कर दीजिए। तो हमने की उसकी हेल्प, और वो सेटिस्फाइड होके बहुत हैप्पी थी कि मैटर सॉर्ट आउट हो गया। तो करते हैं हम इसमें, ऐसा भी हमारे पास कुछ केसेस आते हैं, हम हेल्प करते हैं। I can't hear you. Right. Ma'am, can you hear me now? Yeah, now. All right. So मैम हम अब कुछ क्वेश्चन जूम से ले लेते हैं, जूम के चैट रूम से.